नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बागेश्वर उपचुनाव में हुई जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। कहा, जनता ने विकास के लिए दिए वोट। विपक्ष का बयान, कांग्रेस का बढ़ा 20% वोट। पीएम मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी भाजपा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा सीएम धामी का जन्मदिन। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर हरदा ने किया मौन उपवास। सरकार पर लगाया नागरिकों के उत्पीड़न का आरोप। कहा, समस्या के समाधान के बजाय लोगों में बनाया जा रहा भय का माहौल। उत्तराखंड में डेंगू ने पसारे पैर। बढ़ते मरीजों को देख कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। गली मोहल्ले में फॉगिंग के नाम पर हो रही खानापूर्ति, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी उठाए सवाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर उपचुनाव में हुई जीत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता ने विकास के लिए वोट दिए हैं। आगामी चुनाव में भी भाजपा जीत का परचम लहराएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और भाजपा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एग्जीबिशन जिलों में लगाई जाएगी। 18 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। 19 से 24 सितंबर तक सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड उनके बनाए जाएंगे। इसके लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। हर बूथ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ ही 16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है। सीएम धामी के जन्म दिवस को पार्टी ने युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। और मैं कह सकता हूं, उसके बाद भी बागेश्वर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर विकास के पक्ष में मतदान किया है। और मैं अपनी ओर से बागेश्वर की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करता हूं। और कुछ 17 बार प्रधानमंत्री की जन्मदिन का कार्यक्रम दोनों प्रकार की घोषणा सुपर रहेंगी। हमने इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को जिला मुख्यालय में प्रदर्शनी लगाने का हमने कार्यक्रम तय किया है। और हस्तकला क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का कार्यशाला देहरादून में होगी। 2 कार्यक्रम हमने बनाए हैं। इसके लिए हमने विश्व दिवस के जो कार्यक्रम के संयोजक हैं आदित्य चौहान जी, हमारे प्रदेश के मंत्री, वो रहेंगे। और सह संयोजक हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी जी को इस कार्यक्रम के लिए तय किया है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिनों तक चलने के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन ये 3 दिवसीय सत्र कैसा रहा, कितना काम हुआ, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आखिरी दिन देर रात तक चलने के बाद जहां विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, तो वहीं बात अगर मानसून सत्र की करें तो 4 अध्यादेशों पर मुहर लगी। तो वहीं 13 विधेयक भी सदन की पटल से पास हो गए। वहीं राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया। 3 दिनों तक विधानसभा सत्र की कार्यवाही 21 घंटे 58 मिनट तक चली। खास बात ये है कि काफी समय बाद ऐसा देखा गया जब विपक्ष ने ना तो सदन से वॉकआउट किया और ना ही वेल तक विपक्ष के विधायक पहुंचे। कुल मिलाकर देखें तो सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चली। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि विपक्ष की हमेशा यही कोशिश होती है कि जो जिम्मेदारी जनता ने उन्हें दी है उसके तहत वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलाए और जनता के मुद्दों पर चर्चा करे। अक्सर देखने में आता है ट्रेजरी बैंक सत्ता पक्ष से ही व्यवधान पैदा करता है, क्योंकि वो सवालों से बचना चाहते हैं, इसलिए सदन को बाधित करते हैं और सदन को स्थगित कर देते हैं। लेकिन हमने हमेशा, जो जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है विपक्ष की भूमिका निभाने की, हमने उस ईमानदारी से उस भूमिका का निर्वहन किया है। और आगे भी बहुत समय जो यहाँ के मसले हैं, यहाँ के मसलात हैं, यहाँ की समस्याएं, यहाँ के ज्वलंत प्रश्न है, उसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सत्र में जहां अनुपूरक बजट पास हुआ तो वहीं कई विधेयक को भी मंजूरी मिली। राज्य आंदोलनकारियों को लेकर जो विधेयक आरक्षण संबंधी सदन में सरकार की तरफ से रखा गया था, उसे प्रवर समिति के अधीन किया गया है। आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद उन के और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं, उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया तो मैं समझता हूँ कि उस विषय पर सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए
हालांकि उसको विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया। कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जहां कई मायनों में खास रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरीके से बेहतर समन्वय के साथ सत्र चला है, उसके लिए भी ये सत्र याद किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के भीतर से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो अब चर्चा का विषय बन गई है। सत्र के आखिरी दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस के विधायक ममता राकेश सदन के सामने बोलते हुए अचानक क्यों रो पड़ी, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सच बात है कि उत्तराखंड बनाने वालों में आज दुनिया में जो नहीं है वो श्रद्धांजलि के पात्र है। सदन में क्यों रो पड़े प्रेमचंद अग्रवाल? संसदीय कार्य मंत्री सदन में क्यों हुए भावुक? क्यों रो पड़ी कांग्रेस विधायक ममता राकेश? सदन में क्यों पसरा सन्नाटा? जिस तरह से निकाल करके नहाती हुई महिलाओं को, क्योंकि मजदूरी करती हैं। शेम 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 शेम। उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सदन के भीतर इस बार कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो चर्चा का विषय बन गई। पहले निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का सदन में आक्रामक अंदाज दिखा, तो वहीं सदन के आखिरी दिन संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस विधायक ममता राकेश अचानक भावुक हो गए। बता दें कि दोनों ही विधायक सदन में अपना पक्ष रखते समय रो पड़े, जिसके बाद सदन में सन्नाटा सा पसर गया। दरअसल ऋषिकेश से विधायक और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जब आंदोलनकारियों का जिक्र किया तो उन्हें उस वक्त की याद आई जब वो खुद आंदोलन में शामिल हुए थे। उस वक्त को याद करके संसदीय कार्य मंत्री की आंखें छलक उठी। वहां से मैं आया, मैंने अपनी आंखों से देखा माननीय अध्यक्ष जी कैसी डेड बॉडी जो पड़ी थी और किस स्थिति में हम लोग वहां पहुंचे। सच बात है कि उत्तराखंड बनाने वालों में आज दुनिया में जो नहीं है वो श्रद्धांजलि के पात्र है। वहीं कांग्रेस विधायक ममता राकेश जब अपने क्षेत्र की जनता और उनकी परेशानियों का जिक्र कर रही थी, उस वक्त उनकी आंखें भर आई। ममता राकेश ने बेलडा प्रकरण को सदन में जोरों शोरों से उठाया और महिलाओं पर पुलिस द्वारा किए गए उत्पीड़न का जिक्र करते समय ममता राकेश सदन में रो पड़ी। आप भी महिला हैं, जिस तरह से उन महिलाओं के गर्भपात हुए, सारे मेडिकल के कागज मेरे पास हैं, ये कागज सबके रखे हुए, जिस तरह से निकाल करके नहाती हुई महिलाओं को, क्योंकि मजदूरी करती हैं। शेम 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 शेम। सदन में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, बीजेपी और कांग्रेस के विधायक जिस तरह से भावुक हुए, ये बताता है कि अपने क्षेत्र की जनता और उनकी परेशानियों को जनप्रतिनिधि कितने करीब से समझते हैं, जनता से उनका लगाव आखिर कितना है। और यही कारण है कि सदन में उन मुद्दों का जिक्र करते समय विधायकों की आंखें भर आई। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हर एक जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अपने सांकेतिक मौन उपवास को लेकर हरदा ने कहा है कि वो दलित उत्पीड़न, ट्विंस सिटी के नाम पर किसानों की जमीनों को हड़पाने और अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के सांकेतिक उपवास में हरीश रावत के अलावा पार्टी के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। सामूहिक मौन व्रत रखा। पहला बिंदु जो राज्य भर में अतिक्रमण के नाम पर, तथाकथित अतिक्रमण के नाम पर चिन्हीकरण का आतंक मचा हुआ है और उतने ही समांतर आतंक राज्य भर में प्राधिकरणों का मचा हुआ है। रेरा नाम आज गांव-गांव में चर्चित हो गया है। लोगों को अपने घरों के थोड़ी मरम्मत करना, नक्शा पास करवाना आदि कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर हो रहा है। इस मामले को लेकर पुरौला में हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में इतना बड़ा आंदोलन बीजेपी और उसके साथियों ने, उनके संगठनों ने किया, वहीं उसी पुरौला में 2 दलित बेटियों का बलात्कार हुआ,
जिनको आज तक ना तो न्याय मिला ना उनको आर्थिक सहायता मिली। उसी तरीके से बिलेड़ा कांड है, उसी तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर केस है, उसी तरीके से जगदीश आर्या मर्डर केस है, उसी तरीके से हाथी बरगला में मंत्री के आवास के सामने एक महिला का बलात्कार, उसके बाद उसकी हत्या करने का मामला है। हरिद्वार में किसान मोर्चे के अध्यक्ष के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ पब्लिक के प्रेशर के बाद, उससे पहले उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना, ये साबित करता है कि बीजेपी अराजक हो गई है और उसका ध्यान केवल और केवल वोटों की राजनीति तक सीमित है। बीजेपी लोक कल्याणकारी कार्यों को नहीं करना चाहती। वहीं राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश कार्यालय में पीसी करते हुए जानकारी देते हुए कहा है कि बागेश्वर में भले ही कांग्रेस को शिकस्त मिली हो, लेकिन कांग्रेस के हौसले अभी बुलंद है। करण महारा ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की नैतिक हार हुई है। महारा ने भाजपा का गढ़ मंडल सेरा का जिक्र करते हुए कहा है कि वहां कांग्रेस को लीड मिली है। उपचुनाव में कांग्रेस का 20% वोट बढ़ा है, जो आगामी चुनाव के लिए अच्छा संकेत भी है। भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार हुई है। मंडल सेरा बूथ जो कैंडिडेट का बूथ है उसमें कांग्रेस जीती है और बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। पूरे प्रशासनिक अमले जमले का इस्तेमाल करके सारी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाई, जबकि कांग्रेस ने अपना 20% वोट बढ़ाया है। 10,000 वोट हमने अपने पिछले 2022 के चुनाव के बाद जोड़ने का काम किया है और चुनाव कमीशन ने भी देखा कि धांधली हुई है। चंदन राम दास की कंडोलेंस का सीधा प्रसारण बागेश्वर में वोटिंग के दिन कराया गया, जो अपने आप में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे डेंगू मरीजों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने डेंगू की तैयारी और मौजूदा व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने 40 लाख रुपए नगर पालिका को फॉगिंग के लिए दिए हैं, लेकिन डेंगू से बचाव के लिए राज्य के किसी भी इलाके में फॉगिंग होती हुई नजर नहीं आ रही है। करण महारा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर खोदे गए गड्ढों में जलभराव है, जहां पर डेंगू पनप रहा है। डेंगू में सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। वो उसने लोगों को अपने हालात पे छोड़ दिया है। 40 लाख रुपया फॉगिंग के लिए नगर पालिका को दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी मोहल्ले में फॉगिंग होते हुए नहीं देखी जा सकती। जगह जगह सड़कें खोद दी हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, जिनमें पानी भर रहा है और जिससे डेंगू महामारी का रूप ले रहा है। 12 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। प्राइवेट अस्पताल का आंकड़ा अभी नहीं आया है और 1100 से ज़्यादा मरीज पूरे प्रदेश में इस समय हैं, जिसमें अकेले देहरादून में 900 से ज़्यादा मरीज देहरादून में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग प्रोटेक्शन में गोली लगने से शहीद हुए गढ़वाल राइफल के जवान दीपेंद्र सिंह रावत पैतृक गांव पसोली में पंचतंत्र में विलीन हुए हैं। शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही गांव पहुंचा तो पूरे गांव में गमजदा का माहौल हो गया। ग्रामीणों ने अपने बहादुर को याद कर नम आंखों से विदाई दी। इस मौके पर सेना के जवानों ने अपने शहीद साथी को आखिरी सलामी भी दी। रुड़की के पिरान कलियर में 16 तारीख से शुरू होने वाले 757वें उर्स की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कलियर क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने भी सभी अतिक्रमणकारियों को खुद से ही अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम भी दिया है। उर्स शुरू है, उर्स की तैयारी के दृष्टिगत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय रुड़की के आदेशानुसार ये मेला क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। इरिगेशन की टीम, सिंचाई विभाग हो गया, नगर पंचायत है, दरगाह प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जो मेला क्षेत्र में जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको मेला के दृष्टिगत मेला सुचारू रूप से संपन्न हो उसके दृष्टि से हटाया जा रहा है। वहीं गदरपुर में फाइनेंस कंपनी पर उसके ग्राहक ने आरोप लगाया है कि कंपनी का लोन चुकाने के बाद भी गिरवी रखा गया सोना वापस नहीं दिया गया है। कंपनी की तरफ से सामान देने से इनकार करने पर ग्राहक ने कंपनी के बाहर ही प्रदर्शन किया, जिसका समर्थन कंपनी के दूसरे ग्राहकों ने भी किया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि उसने 1 साल पहले लोन लिया था। किश्त और ब्याज के भुगतान के बाद भी कंपनी अब उसका सामान वापस नहीं कर रही है। अब हमारे सामने सारे लोगों को सोना दिया, कह रहे वो हमारे यहाँ वो जो लॉकर होता है उनकी चाबी नहीं है, वो बाजपुर में पड़ी है चाबी। ये है वो हमारे पास 10 बंदों को इन्होंने सोना मेरे सामने निकाल के दिया है। ये सोना नहीं दे रहे मुझे। मेरे घर में परसों शादी है, मेरे को चाहिए सोना। 3 तोले सोना मेरा पड़ा है। उत्तराखंड में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार डेंगू से सबसे ज्यादा मौतें हुई है और ऐसे हालातों के बीच उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि दून अस्पताल की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो और भी दंग रह जाएंगे। डेंगू से निपटने के जो दावे किए जा रहे हैं, असल में उसकी तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बढ़ रहा डेंगू का कहर।
पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार सबसे अधिक मौत। दून अस्पताल में बदतर हालात, मरीज परेशान, हलक में है जान। दून अस्पताल में व्यवस्था अधूरी। डेंगू को लेकर आखिर ये कैसी तैयारी? कहने का मतलब यह है कि लेट ज्यादा हो रहा है ना, कम से कम ये खिड़की और खोल दी जाए यहाँ पे। 3 घंटे हो गए मुझे वहाँ से यहाँ जाँघों में दर्द हो गया, अभी खड़े हो रखे हैं। तक हम सैंपल देने वहाँ तक पहुँचते तक सैंपल सूख जाता है। वॉशरूम की दिक्कत है, वॉशरूम में कोई डस्टबिन नहीं रखा है। बाहर लेडीज़ों को पैड वैड डालने में दिक्कत आ रही है। वो लोग जो सिस्टम है पीछे उसमें डाल दे रहे हैं, वहाँ से पानी टपक रहा है। पानी नहीं है वहाँ पे। मैं अभी गई वॉशरूम तो वहाँ पानी नहीं था, फिर हम बॉटल लेके गए हैं। तो इस तरह फिर कैसे चलेगा? समस्या ये है कि लाइन लगी हुई है, खून टेस्ट के लिए देना है, यहाँ पे से रिपोर्ट मिलनी है। यहाँ से लोग बाग सुबह से खून निकलवा कर हाथ में रखे हुए हैं अपने, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। चौंकिए नहीं, ये दून अस्पताल का ही हाल है। वो दून अस्पताल जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि बाहरी प्रदेशों से भी मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था क्या है? मरीजों और तीमारदारों को सुनने के बाद आप बखूबी समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ के हालात से भी रूबरू करवाते हैं, जिससे आप और आसानी से समझ सकते हैं कि डेंगू से इस वक्त प्रदेश का हाल क्या है। और मंत्री जी सभी व्यवस्था होने की दुहाई देते हैं। दरअसल इस वक्त उत्तराखंड में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि पिछले 5 साल के मुकाबले इस बार डेंगू से मौत का आंकड़ा सबसे अधिक है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 11 मौत सिर्फ देहरादून में हुई है। जिले में अब तक डेंगू के सबसे अधिक 589 मरीज मिले हैं। साल 2019 में प्रदेश में डेंगू तेजी से फैला था और कुल 8 मरीजों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा डरा रहा है। वहीं ऐसे हालातों के बीच दून अस्पताल का हाल क्या है वो भी आपके सामने है। डेंगू टेस्ट करवाने के लिए लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। दून अस्पताल पहुंचे लोगों के मुताबिक भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि 3-4 घंटे बाद ही मरीजों का नंबर आता है। तब तक सैंपल सूख जाता है क्योंकि टेस्ट के लिए सिंगल विंडो बनाई गई है। जितनी संख्या में स्टाफ होने चाहिए उनकी कमी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब तक आप जो है रिपोर्ट आप लेने आएंगे तो ये लाइन अलग लग जाए। जो सैंपल का होता है जब तक हम सैंपल देने वहाँ तक पहुँचते तब तक सैंपल सूख जाता है, क्योंकि बीच में स्टाफ रिपोर्ट लेने वाले एक ही बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है। कम से कम दो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए वहाँ पर, रिपोर्ट के अलग और उसके अलग, जो सैंपल सूखे ना। यहाँ सैंपल सूख जाएगा, बता देंगे पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, फिर उसका ब्लड निकालेंगे। क्या है ना, टाइम ज़्यादा लगता है। काम तो हो रहा है पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। 3 घंटे हो गए मुझे वहाँ से आने में, अभी 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे आगे जाने में। वहीं दून अस्पताल में लोगों की शिकायत सुनने के बाद जब हमारी टीम ने चिकित्सा अधीक्षक से बात की तो वो सफाई पेश करते दिखे और 2-3 दिनों के भीतर समस्या दूर करने की बात कहते नजर आए। देखिए, बिल्कुल इस डेंगू की इस महामारी में हम लोग के यहाँ 6 से 7 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे हैं, जिसके लिए फिर कलेक्शन पर लाइन लग रही है। इसके निवारण के लिए हमने 2-3 दिन के अंदर ही एक अलग काउंटर बिल्कुल डेवलप कर लिया है, जो 2-3 दिन में ऑपरेट हो जाएगा और वहाँ पर फिर ये लाइन की समस्या एकदम खत्म हो जाएगी। अब ये हीला हवाली नहीं तो और क्या है। लोगों को जब आज अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ रहा है, परेशानियां झेलनी पड़ रही है, तब जिम्मेदार लोग और अधिकारी कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन सवाल तो ये है कि अब तक व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं हुई? क्या स्वास्थ्य विभाग या दून अस्पताल का प्रशासन इस बात से अनजान था कि प्रदेश में डेंगू का खतरा किस कदर बढ़ रहा है? डेंगू से संक्रमित मरीजों की मौत हो रही है। बावजूद इसके समय पर उचित व्यवस्था न करना कहीं न कहीं ये बताता है कि जिम्मेदार लोगों को मरीजों की परेशानियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि पड़ता होता तो शायद अव्यवस्थाओं की ये तस्वीरें यूं सामने न आती। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद अस्पताल प्रशासन जागे, स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटे और प्रदेश भर में डेंगू से बचाव के साथ साथ अस्पतालों में उचित व्यवस्था मरीजों के लिए की जाए। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। बागेश्वर उपचुनाव में हुई जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान। कहा, जनता ने विकास के लिए दिए वोट। विपक्ष का बयान, कांग्रेस का बढ़ा 20% वोट।
पीएम मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी भाजपा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम। युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा सीएम धामी का जन्मदिन। अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर हरदा ने किया मौन उपवास। सरकार पर लगाया नागरिकों के उत्पीड़न का आरोप। कहा, समस्या के समाधान के बजाय लोगों में बनाया जा रहा भय का माहौल। उत्तराखंड में डेंगू ने पसारे पैर। बढ़ते मरीजों को देख कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। गली मोहल्ले में फॉगिंग के नाम पर हो रही खानापूर्ति, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी उठाए सवाल।